हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस। और इससे पहले हम इस सिंथेसिस पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम एक पहले बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए और उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम सिंथेसिस में दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो रिलेटेड होगा। हमने इससे पहले बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि सिंथेसिस होता क्या है और सिंथेसिस को हम किन किन टॉपिक में पढ़ाई करने वाले हैं और सिंथेसिस का जो टॉपिक है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो जैसा कि आज वहाँ पर 3 टॉपिक है, हम आपको बता दें सिंथेसिस में हम टॉपिक पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर या तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या तो फिर उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और या तो फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। तो टॉपिक है क्या है, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। और जिसकी हमारे पास कुल 8 विधियां हैं। उन 8 विधियों के माध्यम से हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब कई सारे सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हमारे पास टोटल 8 विधियां हैं और जो हम पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी 8 विधियों को हम कवर करने वाले हैं। और मतलब ये हर एक वीडियो में अलग अलग विधियाँ हम बताएंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट ईयर और इंटर 11th और 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बहुत ही बेसिक तरीके से हमें सीखना चाहिए। और ये आपके कंपटीशन लेवल में भी बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसे बहुत ही डीपली समझिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझा पाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों सबसे पहली बात है कि पार्टिसिपल होता क्या है। जब तक आपको पार्टिसिपल ही नहीं पता होगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात है कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल जानने के लिए देखते हैं कि पार्टिसिपल जो होता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वर्ब जो होती हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं, या तो फाइनाइट वर्ब या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जैसे कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसी का एक हिस्सा होता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी पार्टिसिपल, और है हमारा जिरंड और इन्फिनेटिव। तो पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। अच्छा, आपको अगर नहीं पता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे काफ़ी ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट, तो फिर आप ये भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है, आप ध्यान से सुनिए क्या होती है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। मतलब वाक्य की ऐसी वर्ब जो वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, मतलब वो किस पर्सन से बिलोंग करता है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, मेल है फीमेल है, वो किस प्रकार का है, या तो फिर कौन से टेंस से बिलोंग करता है, इसको देखते हुए जो वर्ब अपने रूप को परिवर्तित कर लेती हो या फिर जो उसी के आधार पर प्रयोग की जाती हो, वही हमारी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसी के जस्ट अपोजिट है। मतलब एक ऐसी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई असर ना पड़ता हो, सब्जेक्ट व टेंस का कोई असर ना पड़ता हो, वो उस सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग ही हो, तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट समझने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं ही लुक्स मी, हमने लिखा ही लुक्स मी, वह मुझे देखता है। अब यहाँ पर अगर हम ये ही जो है ये हमारा
इस ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट को देखते हुए ये वर्ब हमारी प्रयोग हुई है। जैसा कि ये हमारा लुक्स लगा हुआ है हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा मेल है, तो जेंडर में हमारा मैस्कुलाइन है। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस का प्रयोग मेन वर्ब के साथ करते हैं। अगर यहीं पर हम थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जैसे कि माना कि हम ही के स्थान पर हम दे कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने माना कि दे लिखा, तो दे लुक मी, तो ये सेंटेंस जो है हमारा अभी यहाँ पर लुक था और यहाँ पर यहाँ पर लुक्स था और यहाँ पर लुक हो गया, तो यहाँ अभी सब्जेक्ट बदला तो ये जो वर्ब है वो परिवर्तित हो गई। और हम देख लेते हैं, जैसे कि हम इसका टेंस बदलते हैं, दे लुक्ड मी, और देखिए अब इसका टेंस भी बदला तब भी परिवर्तित हो गई, फिर से बदल गई, इसने अपने रूप को फिर से चेंज कर दिया। तो ये जो लुक्स है ये एक बार पहले ये लुक्स आया, फिर लुक आया और उसके बाद लुक्ड आया। तो देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है ये बार बार अपने रूप को चेंज कर रही है, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब अभी आपको ये समझ में नहीं है तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और आपको बेहतर ही समझ में आ जाएगा। I want to teach you, जैसा कि I want to teach you हमारा ये सेंटेंस है, I want to teach you, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इस सेंटेंस में हमारा जो want है, यहाँ पर दो वर्ब आई हैं, एक वर्ब हमारा चाहना और दूसरी वर्ब हमारी पढ़ाना, लेकिन इसमें से देखते हैं कि कौन सी वर्ब अपने रूप को परिवर्तित कर देती है। जैसे कि इस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बदलते हैं, अभी तो सब्जेक्ट हमारा आई है, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम बदलते हैं और बदल कर देखते हैं तो कौन सी वर्ब बदलती है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर आई था, हम यहाँ पर करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं ही, और जब हमने ही किया तब यहाँ पर वांट नहीं, यहाँ पर वांट्स होगा। ही वांट्स टू टीच यू, वह आपको पढ़ाना चाहता है। ओके, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका टेंस चेंज करके, अगर टेंस चेंज करते हैं तो ही वांटेड टू टीच यू, उसने आपको पढ़ाना चाहा। तो यहाँ पर देखिए कि जो वर्ब है हमारी वर्ब वांट भी है और वर्ब टीच भी है, लेकिन जो वांट है एक जगह वांट थी, दूसरी जगह वांट्स हुई और तीसरी जगह पर हमारी वांटेड हो गई। तो वांट, वांट्स और वांटेड, ये जो वर्ब है ये कंटिन्यू अपने रूप को चेंज कर रही है, बट यहाँ पर टीच जो है वो तीनों ही वाक्य में हमारा एक जैसा है। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो हमारी वांट है ये हमारे वाक्य, ये क्या है, टेंस बताने का कार्य कर रही है और जैसा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से ये बदल रही है। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ओके, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के ठीक बगल में रखी हुई वर्ब ही हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। वाक्य में अगर एक अकेली वर्ब आई है तो फाइनाइट वर्ब ही होगी और इसके बाद जो भी वर्ब आई होगी उस वाक्य के समाप्ति के पहले तो हमारी नॉन फाइनाइट का ही कोई रूप होगी। अच्छा, वाक्य में ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन फाइनाइट वर्ब ही आ जाए और फाइनाइट वर्ब ना आई हो। फाइनाइट वर्ब आएगी तभी नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, अन्यथा हमारी फाइनाइट वर्ब तो अवश्य ही आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो आप समझ गए हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक रूप है
पार्टिसिपल। वैसे तो नॉन फाइनाइट हमारी 3 प्रकार की होती हैं, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव, जिसमें से पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर पार्टिसिपल समझ लेना है कि पार्टिसिपल फिर क्या होती हैं। तो पार्टिसिपल भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पार्टिसिपल जो वर्ब होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के साथ आईएनजी के रूप में आता है। जैसे कि हमारा सीइंग, जैसे कि हमारा वॉकिंग, टीचिंग, स्लीपिंग, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, अच्छा ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है और ये हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। जैसे कि ये हमारा वाउंडेड, स्टोलन, इत्यादि, ये सारे शब्द हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे कि having gone, having finished इत्यादि। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दिखती है। पास्ट पार्टिसिपल ओनली थर्ड फॉर्म के रूप में दिखती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में दिखती है। अच्छा, पार्टिसिपल जो होता है ये नॉन फाइनाइट, मतलब वर्ब का ही एक रूप होता है, लेकिन वाक्य में ये हमारा वर्ब का नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव का, ज़्यादा से ज़्यादा ये एडजेक्टिव कार्य करता है। ये खासकर विशेषता बताता है, कोई भी जो नाउन आता है उसकी विशेषता बताता है। तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हम इसके माध्यम से अलग अलग इस पे देखेंगे कि पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दें बाय यूजिंग आ पार्टिसिपल, मतलब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। तो पार्टिसिपल आप समझ ही गए हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप समझ गए हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस रूप में देखने को मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में, ओके, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है और ये जो अपना अर्थ देता है हिंदी में, तो इसका अर्थ जो है वो हमारा ता, ती, ते के साथ में हुआ या हुए सब देखने को मिलते हैं। या फिर हम कभी कभार करके शब्द भी देखते हैं, ओके। करके जो शब्द है वो हम अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के स्टार्टिंग में लग रहा है तो हमारा करके शब्द निकलता है, और यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के लास्ट में लग रहा है, बीच में लग रहा है, तब हमारा ता, ती, ते के साथ में हुआ या हुए शब्द देखने को मिलता है। तो हम समझ गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब लगाएंगे, हमें कंडीशन क्या होगी, कैसे कंडीशन, हम ऐसे थोड़ी है कि किसी भी वाक्य के साथ में हम तुरंत
प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दें, हमें पता चलेगा क्योंकि पार्टिसिपल तो हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमें पता चलेगा कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमें पता चले कि वाक्य में अब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना है। तो इसके लिए भी आपको बता दें कि हमें क्या करना है। आज हुई जो सेंटेंस हैं, मान लीजिए सेंटेंस 1 है और सेंटेंस 2 है। सेंटेंस 1 और 2 में हमें ये देखना है कि ये जो शर्त हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखना है कि दोनों ही वाक्य के जो सब्जेक्ट होंगे, दोनों ही वाक्य के मतलब 2 हों या 2 से अधिक जितने भी वाक्य हों, उनके सब्जेक्ट जो हैं, जितने भी वाक्य हैं उन सभी के सब्जेक्ट हमारे बराबर होने चाहिए। और क्या है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो वर्ब वाक्य के टेंस सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदल ले, वही हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब हमारी बराबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो एक समान नहीं होनी चाहिए, वो अन्यथा वो मतलब अदरवाइज वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगेगा। मतलब फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। और हमारी क्या शर्त है, जो टाइम दोनों ही वाक्यों में जो कार्य होने वाला है उन कार्यों का जो टाइम है, मतलब दोनों कार्यों के बीच का जो समय है वो ना के बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब वो 0 होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। मतलब एक कार्य खत्म होते देर न लगे, एक कार्य खत्म हुआ ही हो कि दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया हो। या कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो एक कार्य अच्छे से संपन्न भी ना हुआ तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया हो, या फिर एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो जाए, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और क्या है कि सब्जेक्ट दोनों के बराबर होने चाहिए, जितने भी सेंटेंस हैं सबके सब्जेक्ट एक बराबर होने चाहिए। फाइनाइट वर्ब दोनों की अलग अलग ही होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसा कि हमारे कुछ सेंटेंस हैं और इनके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम एक सिंपल सेंटेंस तैयार करते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है हम इसके पहले बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में। सिंपल सेंटेंस वह होता है, एक ऐसा सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जिसे हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। मतलब एक फाइनाइट वर्ब को मिलाने से हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। जब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मिल जाते हैं, मतलब किसी वाक्य में, मतलब सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होते हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब अगर हैं तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पर हम ये सारे के सारे हमारे सिंपल सेंटेंस लिखें और इन सिंपल सेंटेंस के माध्यम से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारे 2 सेंटेंस हैं। जैसा कि एक सिंपल सेंटेंस हमारा ये है और एक सिंपल सेंटेंस हमारा ये है। ये 2 हमारे सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब 2 सिंपल सेंटेंस है, तो इसका मतलब 2 हमारे सब्जेक्ट होंगे, और 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 फाइनाइट वर्ब भी होंगी। मतलब हर एक सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपनी एक फाइनाइट वर्ब होगी। तो जैसा कि देखते थोड़ा सा ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं। तो ये इस सेंटेंस में द गर्ल जो है वो हमारा क्या है, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, इसकी फाइनाइट वर्ब है। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी फाइनाइट वर्ब हमारी ये है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 2 सिंपल सेंटेंस हैं, 2 से अधिक भी आ सकते हैं, उसे भी हम बताने वाले हैं। तो वैसे जैसे 2 सेंटेंस आए तो 2 सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस, अब हमें जो नया सिंपल सेंटेंस तैयार करना है, इन दोनों को मिलाकर हमें एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना है। और वो जो सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो।
तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो हमें करना क्या होता है कि वाक्य में जितनी भी फाइनाइट वर्ब आई हों या जितने भी सब्जेक्ट आए हों तो हमें एक ही सब्जेक्ट रखना है, अन्य सब्जेक्ट को हमें हटा देना है, और फाइनाइट वर्ब जितनी भी आई हों उनमें से एक ही फाइनाइट वर्ब रखेंगे और शेष फाइनाइट वर्ब को हम या तो हटा देंगे, अगर नहीं हट रही हैं तो हम उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब बदल देंगे। लेकिन वाक्य को हमें सिंपल सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है उसका बिल्कुल सेंस बिल्कुल ना बदले, सेंस जो कह रहा है वही उसका एक सिंपल सेंटेंस में भी आए। जैसे कि अभी ये दो सिंपल सेंटेंस में ये जो बात कह रहा है वो हमारी बात एक ही सिंपल सेंटेंस में आए, कोई भी बात मिस भी ना हो और हमारा सिंपल सेंटेंस भी बन जाए, मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। और सारी बातें, हाँ, जो बातें रिपीटेशन हो, जो बातें दोबारा आई हों, अनावश्यक रूप से हों, अगर उनकी कोई ज़रूरत ना हो तो उन्हें हटा सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं तो हम कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं शर्त क्या है। शर्त ये वाली जो शर्त आपको बताया है, तो क्या ये शर्त उस पर इन दोनों सेंटेंस में लागू होती है क्या इन दोनों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं क्या कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पहली शर्त क्या कह रही है, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए। तो क्या ये वहाँ पर बराबर है क्या, यहाँ पर द गर्ल है और यहाँ पर सी है तो बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल है, गर्ल के लिए ही यहाँ पर सी लिखा हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब बता दें आपको, द गर्ल हियर द नॉइज, लड़की ने शोर सुना, सी वॉक अप, वह जग गई। तो लड़की ने शोर सुना, वह जग गई, लड़की नहीं सुना और वही तो जगी। तो यहाँ पर द गर्ल है, गर्ल के लिए ही यूज किया गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारे सेम है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लागू होती है क्या, तो फाइनाइट वर्ब दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। तो फाइनाइट वर्ब पहले में फाइनाइट वर्ब हियर्ड है जिसका मीन्स है सुना, और इस पे है वॉक जिसका मतलब है जगी। तो पहले दोनों के फाइनाइट वर्ब दोनों की जो कार्य हैं वो भी अलग अलग हैं। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं कि दोनों के जो कार्य हैं उनमें जो समय है वो क्या जीरो है क्या, वो ना के बराबर है क्या, मतलब नहीं ना के बराबर हो, मतलब एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया है क्या, या तो फिर दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं क्या। तो देखते हैं, द गर्ल हियर द नॉइज, लड़की ने आवाज़ सुना, सी वॉक अप, वह जग गई। तो लड़की ने आवाज़ सुना, आवाज़ सुन के अब ये थोड़ी कि सुन के आराम से बैठेगी और फिर थोड़ा सा अंगड़ाइया लेगी और थोड़ा सा टहलेगी और इधर उधर जाएगी, फिर इसके बाद डर जाएगी, फिर जगेगी। तो ऐसा थोड़ी है, वो उसने सुना और तुरंत जग के बैठ गई, तुरंत उठ गई। तो सी हियर द नॉइज, उसने जैसे ही शोर सुना वो जग गई। अब तो ये कार्य जो है एक दूसरे के बिल्कुल टाइम नहीं लगा, एक कार्य हुआ और एक कार्य जैसे ही होकर बिल्कुल इन द पॉइंट ऑफ एंड में था, वैसे ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया। ओके, तो अब ये हमारी कंडीशन लागू होती है। तो अब हम इस पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात आती है सिंपल सेंटेंस हमने जान तो लिया कि सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, इसमें सिंपल सेंटेंस मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करें। हम यहाँ पर तो हमारे सामने दो सेंटेंस है, लेकिन कौन से सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो करना ये है कि जो कार्य पहले हो रहा हो, दोनों कार्यों में से जो भी कार्य पहले हो रहा हो, उस कार्य के उसी वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, उसी वाक्य की वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ओके, तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में जिस वाक्य की वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं उसके सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कार्य पहले कौन सा हो रहा, पहले लड़की ने शोर को सुना या फिर पहले वो जगी। तो पहले लड़की के द्वारा शोर को सुना गया और उसके बाद जगना हुआ, पहला कार्य हमारा सुनने का हुआ। तो हम इसी वाक्य की हम जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हमने क्या बोला कि जिस वाक्य की वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं उसके सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि अभी आएगा, नहीं, ये आएगा, लेकिन अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारा रिमूव हो गया,
को हमें, इस फाइनाइट वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट में बदलना है और नॉन फाइनाइट में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पहले हम इसकी बेस फॉर्म लिखेंगे, ये हियर है, हियर्ड है तो इसका हियर, और इसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे। ओके, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, यहाँ पर हम ये जो आया हुआ फुल स्टॉप है इसको हम कॉमा में बदल देते हैं, कॉमा। अब ये यहाँ पर अगर प्रोनाउन है और यहाँ पर नाउन है तो इम्पोर्टेंस जो है वो नाउन को दी जाती है। नाउन रखेंगे क्योंकि वाक्य में नाउन को दर्शाना जरूरी है। प्रोनाउन ना भी आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन है। तो नाउन ही नहीं है तो प्रोनाउन किस बात का, इसीलिए नाउन को, ये जो यहाँ पर द गर्ल था वो हमारा सी के स्थान पर आ जाएगा, द गर्ल। वॉक अप, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। देखते हैं इसका अर्थ। हमने बोला कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्टिंग में आया हो तब उसका अर्थ जो होता है वो करके निकलता है, और यदि वो बीच में आया है तो हमारा ता ती ते के साथ में हुआ या हुए निकलता है। तो इसका अर्थ होगा शोर सुन करके, शोर को सुन करके लड़की जग गई। ओके, शोर को सुन करके लड़की जग गई, तो यही बात तो क्वेश्चन में कहा था, लड़की ने शोर को सुना वह जग गई, तो बात तो एक ही है, शोर को सुन करके लड़की जग गई। और देखते हैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो भी हमारा एक ही है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इसकी ये फाइनाइट हुई, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब एक वर्ब जो थी हमने उसे नॉन फाइनाइट कर दिया और उसे हमने सब्जेक्ट और फाइनाइट के रूप में रखा। इसका मतलब ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। सिंपल सेंटेंस यही तो कहता है कि सब्जेक्ट में एक, मतलब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और जैसा कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है और कोई भी जो सेंस है सेंटेंस का वो भी मिस नहीं हुआ है, जो सेंस है वो दोनों का, दोनों सेंटेंसों का एक साथ आ गया है। ओके, तो अगला देखते हैं। दे सा द फ्लेम्स, उन्होंने, फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब आग की लपटें, ओके, ज्वाला, तो उन्होंने आग की लपटों को देखा। दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, मतलब वे जलते हुए घर की ओर भगे, दौड़े। तो उन्होंने क्या, उन्होंने आग की लपटों को देखा, वे जलते हुए घर की ओर भगे। तो हमारे ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, इसका सब्जेक्ट ये और इसका फाइनाइट वर्ब ये, सब्जेक्ट ये फाइनाइट वर्ब ये। अब दोनों को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन लागू होती है क्या, तो दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं, दोनों की फाइनाइट वर्ब, इसमें सा है जिसे हम सी कहते हैं, इसमें रैन है जो रन होती है। ओके, तो दोनों की फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है। टाइम देखते हैं, वो 0 है क्या, तो टाइम, उन्होंने आग की लपटों को देखा और वे जलते हुए घर की ओर भगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आग की लपटों को देखेंगे और फिर आराम करेंगे, जैसे उन्होंने आग की लपटों को देखा वैसे ही उनके द्वारा भागने का भी कार्य हुआ। मतलब दोनों सेंटेंस के कार्यों में जो अंतर है वो ना के बराबर है। मतलब एक कार्य ठीक से ख़त्म भी नहीं हो पाया था, मतलब उनके द्वारा देखा जा रहा था उस जलते हुए, मतलब उस घर से जो ज्वाला निकल रही थी आग की, उसको देखा भी जा रहा था, और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने उसकी ओर दौड़ना भी कार्य कर दिया, दौड़ने का भी कार्य उनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये जैसा कि ये जो दोनों कार्य हैं वो एक साथ हो रहे हैं। ओके, तो अब हम इस वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो कार इनमें से पहले कौन सा हुआ, कार पहले ज्वाला को देखा गया या फिर पहले जलते हुए घर की ओर भगा गया। तो ऑब्वियसली बात है कि पहले तो आग की लपटों को देखा गया तभी उसके बाद भागने का कार्य हुआ। तो पहले कार्य ये हुआ, इसी वर्ब को हम
प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे तो हमारा ये सब्जेक्ट हमारा हट जाएगा और ये इसकी बेस फॉर्म लेंगे। सा की बेस फॉर्म सी होती है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। जो आईएनजी लगता है वो हमेशा बेस फॉर्म में लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। बेस फॉर्म लाइए फिर इसके बाद आईएनजी लगाइए। तो सा से हमने सीइंग किया, सीइंग द फ्लेम, सीइंग द फ्लेम्स, फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो हम इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर हम दे को दे ही रखेंगे क्योंकि ऐसा है क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी दे ही है, इसलिए हमने यहाँ पर दे का दे कर दिया। और यहाँ पर जबकि यहाँ पर सी था और यहाँ पर नाउन था, इस वजह से हमने सी के स्थान पर हमने नाउन को रखा। अगर यहाँ पर मान लीजिए पीपल होता, पीपल सॉ द फ्लेम्स, अगर यहाँ पर पीपल होता तो वो नाउन होता और उसके स्थान पर फिर हम दे के स्थान पर हम पीपल ही रखते। यहाँ पर भी दे है और यहाँ पर भी दे है, दोनों जगह ही प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पर उसी को रखेंगे जो क्योंकि वो ऑलरेडी दे ही है। तो दे रैन, हाँ इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस जो प्रोनाउन है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल ही होना चाहिए। दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित वाज हंग्री ही टुक द फूड। तो सुमित वाज हंग्री, सुमित भूखा था, ही टुक द फूड, उसने भोजन लिया। तो सुमित भूखा था, उसने भोजन लिया, सब्जेक्ट देखिए दोनों को सेम है, सुमित के लिए ही हमारा ही यूज किया गया है। यहाँ पर हमारा वह उसकी स्थिति कंडीशन को दर्शाएगी कि वो था और यहाँ पर उसके द्वारा लिया गया, दोनों के फाइनल अलग अलग है। और यहाँ पर समय जो है वो भी ना के बराबर है क्योंकि सुमित भूखा था तभी तो उसने भोजन लिया। भूख कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी थी तभी तो उसने भोजन लिया। भूख समाप्त हो जाती तो भोजन लेने का कार्य क्या होता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब दोनों कार्य एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो इसे जब बनाएंगे, हाँ एक बात और ध्यान रखिए कि जब यहाँ पर जब मतलब पहले कौन सी बात हुई, पहले सुमित भूखा था तभी तो उसने भोजन लिया, तो पहले कार्य भूखा होने का था। तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने से पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ यदि वाक्य, जिस वाक्य में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने जा रहे हैं, अगर उस वाक्य में वर्ब बी क्या होती हैं, वर्ब बी के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब बी होती हैं, वर्ब बी के अकॉर्डिंग हमारी 5 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। तो ये जो वर्ब हैं अगर ये मेन वर्ब का कार्य कर रही हैं, मेन वर्ब का कार्य कैसे कर रही हैं, इनके बाद में हमारी कोई एक्शन वर्ब नहीं आती है, ये खुद ही मेन वर्ब का कार्य करती हैं। जब इनके बाद में एक्शन वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग का कार्य करती हैं। ये जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करती हैं। तो अगर ये वाक्य में मेन वर्ब का कार्य कर रही हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद में कोई ये हंग्री एक्शन वर्ब नहीं है, ओके, ये केवल स्थिति दर्शा रहा है। तो ये हमारी जब इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब का कार्य करें, तब ऐसी कंडीशन में हम जो वर्ब बी होती हैं, ये जो 5 वर्ब हैं, इनके स्थान पर हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीइंग का, ओके, क्योंकि ये बेस फॉर्म होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर सा को हमने पहले बेस फॉर्म में बदला सी और उसके साथ आईएनजी लगाया, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सब की बेस फॉर्म क्या है, बी है, हम बी और बी के साथ में आईएनजी लगा देते हैं, ओके। तो जैसा कि हम यहाँ पर वैसे ही कार्य करेंगे, सब्जेक्ट को हम हटा देंगे, सब्जेक्ट जैसे हट गया, वाज के स्थान पर हमने वाज की पहले बेस फॉर्म लिया बी और इसके साथ में आईएनजी लगा दिया। यहाँ पर वर होता, इज, एम, आर कुछ भी होता, हम बीइंग ही यूज करते। तो हमने यहाँ पर बीइंग किया, हंग्री, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर ही है और यहाँ पर नाउन है, ये एक प्रोनाउन है, यहाँ पर एक नाउन है। तो ये जो नाउन है इस स्थान पर चला जाएगा, सुमित जो है ही के स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सुमित यूज करेंगे, सुमित। कोई भी नाउन आता है, नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा, वो प्रोनाउन का बस इस्तेमाल रहता है। तो सुमित टुक द फूड, भूखा हो करके सुमित ने भोजन लिया, ओके। टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर,
दाएं मुड़ने पर आपको क्लॉक टावर दिख जाएगा। ओके, जैसे ही आप दाएं मुड़ोगे तो वैसे ही आपको क्लॉक टावर दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है और ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, जबकि ये हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस के तौर पर है। और इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा रहता है, वो रखा नहीं जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर भी तो यू है, तो दोनों के सब्जेक्ट हमारे सेम हैं। फाइनाइट नंबर, यहाँ पर टर्न है, यहाँ पर सी है, दोनों की फाइनाइट नंबर भी अलग अलग है। टाइम जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही आप दाएं साइड मुड़ेंगे वैसे ही क्लॉक टावर आपको दिख जाएगा। दाएं साइड मुड़ने के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो थोड़ा सा वेट करेगा, इधर उधर घूमेगा, फिर इसके बाद क्लॉक टावर कहीं छिपा होगा, फिर उसके बाद उसे दिखेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो दाएँ की ओर मुड़ेगा वैसे ही उसे क्लॉक टावर दिख जाएगा। तो आप इसे करते हैं तो हम पहले वो दाएं मुड़ेगा, इसी के बाद उसे ये दिखेगा। तो पहले कार्य ये हो रहा है, इसी को हम प्रेजेंट पार्ट में बदलेंगे। तो ये हमारी ये यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से हटा हुआ है, तो ये हम इसी को हम बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो टर्निंग टू द राइट, कॉमा सब्जेक्ट यू ही था, तो हम यहाँ पर यू का वाई इस्तेमाल कर देंगे। विल सी द क्लॉक टावर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड बैगर वॉज ड्राइवन बाई हंगर, ही स्टोल पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर द ओल्ड बैगर वॉज ड्राइवन बाई हंगर, जो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा भिखारी था, वो भूख के कारण बहुत ही बेताब था, बहुत ही तड़प रहा था। और ही स्टोल पीस ऑफ ब्रेड, उसने एक रोटी का टुकड़ा चुराया। तो यहाँ पर जो ओल्ड बैगर है वही हमारा ही है, दोनों के फाइनाइट और दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर वाज ड्राइवन है, यहाँ पर स्टोल है। और जब वो भूखा, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर भूख थी तभी तो उसने रोटी का टुकड़ा चुराया, कहीं ना कहीं उसके अंदर भूख की तड़प थी तभी तो उसने ये कार्य किया। तो दोनों कार्य भी हमारे जीरो हैं। तो अब इसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा वाक्य कभी कभी क्या होता है, ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस के रूप में भी आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस, ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस के रूप में थे और ये हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? पैसिव वॉइस में जो वाक्य होता है वो एक तो हमारा आपको दिख ही रहा होगा, बाई लग के आया है। ओके, दूसरी बात, कोई भी वाक्य जो होगा अगर वो एक्टिव वॉइस का होगा तो एक्टिव वॉइस में, अगर ये एक्टिव वॉइस का होता तो वाज के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी होती। हमने इससे पहचाना कि वाज के साथ में थर्ड फॉर्म लग रही है तो वो हमारा पैसिव वॉइस का है। तो ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस है। ओके, तो पैसिव वॉइस का अगर है तब भी कंडीशन फिलहाल हमारी वही लगेगी। हम यहाँ पर, क्योंकि अगर हमारा पैसिव वॉइस का भी होता है तो भी हम यहाँ पर बीइंग का ही यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे वाज के स्थान पर बीइंग ड्राइवन बाई हंगर, कॉमा हम द ओल्ड बेगर के स्थान पर हम ही के स्थान पर द ओल्ड बेगर यूज करें, क्योंकि वही हमारा नाउन है, वही हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो हम ही के स्थान पर द ओल्ड बेगर। भूख के द्वारा तड़प करके बूढ़े भिखारी ने एक रोटी का टुकड़ा चुराया। ओके, तो ये देख रहे हैं, ये सारे वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही सिंपल सेंटेंस बने हैं। ओके, तो थोड़े से और भी इसके रूल्स हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि कुछ ये भी सेंटेंस है हमारे,
और अभी तक हमने क्या देखा कि ऐसे सेंटेंस थे जिनके सब्जेक्ट सेम थे, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ओके, मतलब कहने का मतलब एक जो पहला वाक्य होगा, कोई भी वाक्य होगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होगा, और जिसमें वो सब्जेक्ट के रूप में होगा वो उसमें कोई ना कोई वो जो बात है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कही गई होगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में कोई बात कही गई होगी। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि हमारा दोनों वाक्य, ये दोनों ही वाक्य हमारे, और इन दोनों वाक्यों में हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसमें आई है और इसमें ही है। सब्जेक्ट दोनों के सेम नहीं है, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा सब्जेक्ट दोनों के सेम थे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों के सेम नहीं है। जबकि यहाँ पर उसने कहा आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। तो यहाँ पर जो ही है वो हमारा सूरज के लिए यूज किया गया है, मतलब एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। ओके, और जिस वाक्य में वो सब्जेक्ट के रूप में है तो उसी वाक्य में हमारा जो बात है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कही गई होती है, मतलब आईएनजी के रूप में ऑलरेडी दी गई होती है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में कि जिस वाक्य में वो ऑब्जेक्ट है उसको हम उसी प्रकार लिख देंगे। तो हमने उस वाक्य को हमने उसी प्रकार लिख दिया, आई सा सूरज। और दूसरे वाक्य में जहाँ से वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है वहीं से उस वाक्य को हम जोड़ देंगे और जो अन्य शब्द हैं वो हम हटा देंगे। जैसे कि ये सूरज एक बार यूज हो चुका है और सूरज के लिए ही हमारा ही आया है, तो हम ये ही हटा देंगे, और जब ये सब्जेक्ट हटा तो इसका भी कोई कार्य नहीं बचा, और ये अब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई। तो अब हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे। तो हम यहाँ पर स्मोकिंग, जब वाक्य का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो और यहाँ जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप के स्थान पर कामा यूज नहीं करते हैं, तब हम उसे हटा देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं। तो आई सा सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट। ओके, न्यूटन सा सम एप्पल्स, न्यूटन ने कुछ सेब को देखा, देवर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, वे पेड़ से गिर रहे थे। तो न्यूटन ने कुछ सेब देखे, वे पेड़ से गिर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा न्यूटन है वो न्यूटन के लिए हमारा देखा यूज नहीं हुआ है, जबकि यूज जो हुआ है वो हमारा सेब के लिए हुआ है, एप्पल्स के लिए। ये वाक्य के हमारे सब्जेक्ट हैं, ये इसके लिए यूज हुआ है दे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जब हम इसे करेंगे तो जो पहला वाक्य है जिसमें वो ऑब्जेक्ट हमने बताया, ऑब्जेक्ट वाले वाक्य को हम उसी प्रकार लिख देंगे। तो लिखेंगे इसे हम न्यूटन सा सम एप्पल्स अब हम दे को हटा देंगे और वर्क को हटा देंगे, यहीं से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इसी वाक्य को हम यहीं से रख देते हैं, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट का सेम होना और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का सेम होना। और यदि वर्ब भी आ जाए, वर्ब भी मेन वर्ब का कार्य कर रही हो, तो उसे कैसे करेंगे, मतलब उसे हम बीइंग में बदल देंगे, या फिर पैसिव वॉइस के रूप में हो तब भी हम बीइंग में कर देंगे। तो खैर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपके लिए ये सेंटेंस आपके लिए है, और इस सेंटेंस को आप करके ज़रूर आप ये सेंटेंस अच्छे से देख लीजिए। हंग्री फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी ने सा देखा, सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के कुछ गुच्छों को देखा, देवर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन,
वे एक वाइन से, एक डाल से लटक रहे थे। तो इस वाक्य को, अगर ये आपको वाक्य ये समझ में आए हैं तो ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डालें, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने जो भी जानकार में जो भी बच्चे हैं या जिनके हेल्प में ये वीडियो है तो उनको ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे हमें बहुत ही एक आशा मिलती है और हम अपने वीडियो को और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आपका एक भी कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ओके, तो और हम इसके बाद और भी टॉपिक पे, अब इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना अभी आपको बताएंगे। और इसके बाद हम जितने भी 8 टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक तो हमने आज अभी पढ़ा ही रहे हैं, और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल निकल जाएगा तो बाकी भी टॉपिक हम लगातार हम कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। ओके, थैंक यू।